हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की प्रोसेस क्या है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ट्राई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, आपने किसी भी कंट्री में जाना है, पहले तो क्या कीजिए, अगर तो आपको खुद नॉलेज है उस कंट्री की स्टडी प्रोग्राम के बारे में, तब तो आप सेल्फ असेसमेंट अपने आप खुद कर सकते हैं। उसी के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप अपने प्रोफाइल को सेल्फ असेस कर सकें, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जाए जिन पर भी आपको भरोसा है, जो आपको लगता है कि ये आपका वीज़ा का प्रोसेस से कंप्लीट करा देंगे, आपकी हेल्प कराएंगे और आपका वीज़ा सक्सेस मिल सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमने सेल्फ असेसमेंट के लिए हमने अपना एक तो एकेडमिक्स देखना है, ठीक है। जो भी आपने एग्जामिनेशन किया है, मोस्टली स्टूडेंट तो 12th के बाद ही जाना चाह रहे हैं, तो जो 12th के बाद जो जाना चाह रहे हैं उनको अपना एक तो ये देखना है कि उन्होंने कितना स्कोर अचीव किया है, कौन से बोर्ड से उन्होंने 12th की है, कोई गैप तो नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मोटा मोटा हो गई कि पहले कौन से बोर्ड से करी है, कोई गैप तो नहीं है और कितना परसेंटेज है। इसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि कौन से आपने सब्जेक्ट से 12th किया और उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में कोई ऐसा अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है क्या कि जिसमें आप एडमिशन इजीली मिल जाए, राइट। आपके एकेडमिक्स को लेकर अभी मैं बात करूँ, जिसमें आपका एडमिशन इजीली मिल जाए और आप फर्दर ऑफर लेटर लेने के बाद इसकी फर्दर प्रोसेस में जो जीएस की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हम इस वीडियो में क्या समझे हैं कि सबसे पहले अंडर ग्रेड कोई डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए आपको अपना 12th का जो किस बोर्ड से किया है, कितना परसेंटेज है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स किए हैं और आपका गैप तो नहीं है। गैप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले क्या हो रहा था कि ज़्यादा जैसे 2 साल या 3 साल का भी गैप कुछ जगह एक्सेप्ट हो रहा था, बट आज की डेट में सिनेरियो नहीं है। इवन 2024 के जो पास आउट्स हैं उनके लिए लास्ट चांस है, अभी लास्ट इनटेक है कि इसमें अगर उनका ऑफर लेटर आ गया और प्रोसेस चल पड़ी। अदरवाइज तो जो 2025 पास आउट हुए हैं अभी वही स्टूडेंट अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि गैप जस्टिफिकेशन जो दे रहे हैं तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी यूनिवर्सिटी अलग अलग है और आगे प्रोसेस पूरा हो भी पाएगा क्या नहीं, उसमें आपको कोई डैम श्योर वाली कंडीशन वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट 2025 पास आउट हैं और उनका जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड भी है, लेकिन परसेंटेज अच्छी है। अब परसेंटेज कितनी चाहिए? देखिए, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड है चाहे नॉन मेडिकल फील्ड है, तो इसमें अगर आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो 60% एटलीस्ट आपको चाहिए। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको वेटेज मिलता ही मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, आपका ऑफर लेटर भी आएगा और आगे फर्दर जो भी हमारे जो भी नॉर्म्स हैं जीएस रिक्वायरमेंट के, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो आपका प्रोसेस भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड किया है तो भी आप ये मान के चलें कि 60% का लेके चलिए कि 60% अगर आपके पास हैं तो आप आगे कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स में जा सकते हैं, फाइनेंस फील्ड में या बीबीए फील्ड में, है ना, इस तरह के कोर्सेज में आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड है, अब नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपकी जो परसेंटेज है, आप 60% अगर लेके चल रहे हो और एक नॉर्मल से सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मतलब मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है क्योंकि कंपटीशन भी है, प्लस वहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी में इशू आता है। तो आपका जो अगर 65 से अबव है आपका एकेडमिक्स में, देन इट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर यू टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपने प्रोफाइल में असेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। उसके बाद बात आती है कि जो मैंने बताया कि गैप वाला कि 2024 पास आउट है, तो उसमें भी ये नहीं है कि 100% डैम श्योर वाली कंडीशन है आज की डेट में कि आपको कोई इनटेक ऐसा मिल जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बट दे पीपल कैन ट्राई, ठीक है।
आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर कोशिश ये करो कि अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कॉमर्स वालों को मिल सकती है, बट आर्ट्स वालों का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जो 2025 बैकग्राउंड है, अभी जो 2025 में पास आउट हुए हैं उनके लिए तो कोई इशू है नहीं है, परसेंटेज का क्राइटेरिया अगर क्लियर है तो, राइट। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट का कि आपका एकेडमिक्स का। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि आपका एकेडमिक्स तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिससे कि आपको ये पता चले कि वेदर माय प्रोफाइल इज एलिजिबल टू गेट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। वो है सबसे बड़ा आपका फाइनेंसिस, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं। अब जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो आपके पेरेंट्स ही होंगे, ठीक है। और जो को स्पॉन्सर्स में जो 20 to 30% तक का अगर हम उनके फंड्स दिखाते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ही इन्वॉल्व करें। बाकी पहले चल रहा था कि चाचा चाची, ताया ताई, बुआ फूफा, ये वो, तो ये कंसिडर करना थोड़ा थोड़ा जो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कम कर दिया है। लास्ट ईयर में भी हमने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर उन्होंने जो कंसिडर किए हैं कि पेरेंट्स के फंड्स और ग्रैंड पेरेंट्स के फंड। और कोशिश ये करो कि आपके पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उन्हीं की, जो फादर की तरफ से हैं यानी कि दादा दादी हैं, तो उन्हीं के अकाउंट्स के फंड्स आप लगाओ, चाहे उनकी एफडीज पड़ी हैं, ठीक है, या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, किसी की पेंशन लगी हुई है, उसके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं, पेंशन अकाउंट है, तो वो फंड्स आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो फंड्स हैं, फंड्स आपने देख लिया कि पेरेंट्स के अकाउंट्स में भी हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अकाउंट में भी हैं। तो कितने चाहिए? जो भी आपका जो डिग्री करने जा रहे हो, आपने देखा कि उस डिग्री की 3 साल की जो फीस है, सपोज करो कि 50 लाख है, राइट। तो 1 साल के तो आपको ट्यूशन फीस के फंड चाहिए होते हैं, और इसके साथ साथ आपको लिविंग एक्सपेंसेस के फंड शो करने होते हैं, जो कि अराउंड 16.5 लाख रुपए के आसपास है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसके साथ साथ आपको जो OSHC कराना होता है, ओवरसीज स्टूडेंट का हेल्थ कवर इंश्योरेंस कराना होता है, उसके भी चार्जेस 1.5 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। फ्लाइट के आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपको रखने होते हैं, आपको फंड्स में शो करने होते हैं। तो ये सब मिलाकर एवरेजली अगर हम काउंट करते हैं तो आपके जो फंड्स होने चाहिए वो 34 लाख से लेके 45 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर कि आपने कौन सा यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने फंड्स आपके या तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के अकाउंट्स में मिलकर हो, या अगर आपके पास इन टोटल फंड्स का सपोज करो 40 लाख का फंड शो करना है, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में आपका 30-40% अमाउंट पड़ा हुआ है, ओल्ड फंड पड़े हुए हैं, चाहे वो एफडीज भी हैं तो भी चल जाएगा। तो मान के चलो कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 14 से 16 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बाकी आपका एजुकेशन लोन हो सकता है। तो वो एजुकेशन लोन आपकी ट्यूशन फीस के लिए जो होगा वो आप इन टोटल करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में जब जीएस की रिक्वायरमेंट आएगी कि ये हमारे पास सफिशिएंट फंड है टू सपोर्ट माय ट्यूशन फीस एंड टू सपोर्ट माय लिविंग एक्सपेंसेस। अब वो सपोर्ट के साथ साथ जो फंड्स तो दिखा दिए आपने, लेकिन वो फंड्स आए कहाँ से हैं और क्या ऐसे रीजंस हैं कि वो रेगुलरली चलते रहेंगे, यानी कि आपके जो पेरेंट्स के इनकम के प्रूफ्स हैं वो होने चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ पे फंड्स की एक वीडियो बनाई थी हमने। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हमें मिनिमम आइडिया चाहिए आपके स्पॉन्सर्स की, वो 15 लाख रुपए की चाहिए। यानी कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स हमने दिखा रखे हैं कि वर्किंग है, तो उनकी जो एनुअल रिटर्न जो जा रही है इनकम टैक्स की, वो 15 लाख से ऊपर चाहिए। और वो भी ये नहीं कि 3 साल की जैसे रिटर्न आ रही हैं, और 3 साल की रिटर्न में क्या किया जी, आपकी जो 3 साल पहले वाली थी उसमें 5 लाख थी, फिर आपने उससे नेक्स्ट ईयर की 6 लाख भरी, और अब एकदम से वो इंक्रीज कर दी बहुत ज़्यादा, और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मोस्टली ये होता है कि जो बिजनेस इनकम हम शो कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा शूट कर रही है, मतलब बीच में एकदम से बहुत ज़्यादा हाइक है, तो उसकी आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पेरेंट्स के बिजनेस की होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है, जीएसटी नंबर वाला है, तो आपको जीएसटी रिटर्न्स जो भरी हैं, आपके जो पेरेंट्स की जो बिजनेस की बैलेंस शीट है, आपका
बिजनेस का, पेरेंट्स के बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सभी चीजें आपको शो करनी है, आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप पहले सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ITR जो हमने भरी हुई है आपके पेरेंट्स ने, वो जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस वाला पार्ट है, जो कमर्शियल पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, इसको बहुत अच्छे से समझना है और सेल्फ असेसमेंट करते टाइम आपने बड़ा अच्छे से ध्यान देना है, राइट। तो इसमें जब आपने देखा कि फाइनेंस वाला पार्ट भी आपने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। फाइनेंस में क्या हो गया कि आपके फंड्स अवेलेबल हैं या बैंक लोन करा सकते हैं कि हो पाएगा क्या नहीं, और आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनके इनकम के प्रूफ। तो ये दो जो मेजर चीज़ें हैं, ये जब आपने क्लियर कर ली, सेल्फ असेसमेंट कर ली कि यस अब आप रेडी हो, आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी स्टडी को, लिविंग एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए जो फंड्स भी हैं, इनकम के प्रूफ्स भी हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपने अब ये दो चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये भी एकेडमिक्स का पार्ट है, लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है कि बच्चे अभी जो IELTS से PT कर रहे हैं, तो मैंने जो देखा है, मेरी जो रिसर्च है वो ये है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी क्या कर रहे हैं कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब उनके पास ना तो फंड्स हैं, ना उनके पास इनकम के प्रूफ्स हैं, और उनका एकेडमिक्स भी लो है। जो 12th के जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं नॉर्मली आर्ट्स के लिए हुए हैं, और आर्ट्स में भी बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह लिया हुआ है। तो वहां अगर वो चीज को तो कंसीडर नहीं कर रहे, सीधा IELTS PT करते हैं, PT में या IELTS में हम 6.5 के इक्वलेंट हम ले लेते हैं और हमारा जी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बट आप ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले आप अपना एकेडमिक्स चेक कीजिए, उसकी असेसमेंट कीजिए और अपना फाइनेंशियल स्टेटस की असेसमेंट कीजिए। उसके बाद आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि यस अब मेरा ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। उसके लिए मेरा एक ही जो प्रॉब्लम है या जो हमारे चैलेंज है वो ये है कि मेरे को IELTS या PT में इतना स्कोर लेना है। तो आप 6 ओवरऑल लेके चलिए, ठीक है। 6 से कम किसी भी मॉड्यूल में आपका बैंड स्कोर नहीं होना चाहिए। इसके इक्वलेंट अगर आपका PT स्कोर है तो आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पूरी प्रोसेस भी हो जाएगी क्योंकि आपका एकेडमिक्स भी सही हो चुका है और आपके पास आपका जो फाइनेंशियल्स है पेरेंट्स के, स्पॉन्सर्स के, वो भी सही है, ठीक है। अब आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको IELTS या PT में स्कोर लेना है, राइट। तो प्रोसेस यही रखिए, पहले एकेडमिक्स, फिर फाइनेंशियल, फिर एक टारगेट फिक्स कीजिए, आपका IELTS PT में स्कोर लेना है, बस अब हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट का पार्ट हो गया, ये कर लिया अब आपने। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप आपका स्टडी वीजा का प्रोसेस होगा कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स, आपका पासपोर्ट, आपके ID प्रूफ, आपके पेरेंट्स के ID प्रूफ, आपकी ईमेल ID, आपका फ़ोन नंबर और आपका इंग्लिश का एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर यानी कि IELTS या PT का स्कोर, ये लेकर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, चाहे हमारे पास आए, ठीक है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स हैं और आपका जो इंटरेस्ट है, आगे जो आपने टारगेट लिया हुआ है कि मैंने ये कोर्स करके ना मैंने यहाँ पहुँचना है, ये फ्यूचर बनाना है अपना इस फील्ड में, उसको आप पहले स्टडी करके कंसल्टेंट के पास जाएं। कुछ कंसल्टेंट भी आपको गाइड करेंगे कि आपको ये वाला कोर्स लेने में क्या बेनिफिट है, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स इन डिमांड चल रही हैं या आगे आने वाले टाइम में जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसका क्या स्कोप है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिग्री प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। आपको प्रेफरेबल सिटी आप
चूज करना चाहते हैं वो भी आप अपने कंसल्टेंट को शेयर कीजिए। वेदर इट इज सिडनी, मेलबर्न, या आपने पर्थ में जाना है, या आपने कैनबरा में जाना है, आपने जिस भी लोकेशन पर जाना है जहां पर आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं, या आपको लगता है कि इस लोकेशन में जाकर मैं जल्द इजीली सेटल हो जाऊंगा, तो वहां आप सिटी चूज करके उस यूनिवर्सिटी, उस एरिया की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, कंसल्टेंट आपके नाम से अप्लाई कर देगा, और वो भी जब आप डिसाइड करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं 2 से 3 ऑप्शन लेके चलते हैं, स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि ये आपके लिए ऑप्शंस हैं, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिट है, जिनके आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है, एकेडमिक्स है, इंग्लिश का टेस्ट स्कोर है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ रेलिवेंट कोर्स ये वाला है, आगे उसका ये स्कोप अच्छा मिलेगा, इस फील्ड में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, इस तरह से आपको पीआर मिल सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके हम 2-3 ऑप्शन देते हैं। उसके बाद आपने एक ऑप्शन पिक किया, हमने ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑफर लेटर, इनिशियल ऑफर लेटर आएगा आपके पास। इनिशियल ऑफर लेटर आ गया तो ये मैं समझिए कि सारा प्रोसेस हो गया है, अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, राइट। इनिशियल कंडीशनल ऑफर लेटर जो आया है उसकी जो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, बेसिकली क्या है कि वो जीएस रिक्वायरमेंट आपकी शुरू हो गई है, वो वाला फेज में आप आ चुके हो। जेन्युइन स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपने वर्क करना है। अब आपका जो यूनिवर्सिटी है वो क्या क्या डिमांड कर रही है, आपके सभी एकेडमिक्स, आपके आईडी प्रूफ, आपके जो पेरेंट्स स्पॉन्सर्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपका बैंक है जो आपको एजुकेशन लोन से सपोर्ट कर रहा है, वो सभी के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मांगेगा। ठीक है, तो ये आपने प्रोवाइड कराने अपने कंसल्टेंट को, ताकि वो आके यूनिवर्सिटी में भेज सके। ठीक है, क्योंकि जीएस रिक्वायरमेंट जो है ये यूनिवर्सिटी ही पूरा कर रही है। ठीक है, पहले जब तक आपका जीएस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी वो आपको फाइनल लेटर देने वाला नहीं है, कंफर्मेशन नहीं देने वाला है कि आपकी एनरोलमेंट हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो क्या हो गया, आपके एकेडमिक्स हो गए, आईडीज हो गई, और स्पॉन्सर्स जो है आपके उनकी आईडी प्रूफ हो गए, चाहे उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्स के जो फंड्स हो गए, फंड्स में उनकी 6 मंथ्स की बैंक की स्टेटमेंट जाएगी, बैलेंस सर्टिफिकेट जाएंगे, कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसके सर्टिफिकेट जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट जाएगी। आपके पास किसी और तरह के कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, उसको भी मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि ब्रेक करके आप अपने सेविंग अकाउंट में डालकर उसकी एफडी कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, वो चला जाएगा। और अगर आपने ब्रेक करके वो सेविंग्स अकाउंट में डाल के एफडी करी है तो उसके सपोर्टिंग में आपने म्यूचुअल फंड्स के भी सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके स्पॉन्सर्स के रिलेशनशिप प्रूफ के लिए आपको एफिडेविट्स देने हैं कि आपका ये रिलेशनशिप किस तरह से है, उसके प्रूफ देने हैं। उसके साथ साथ जो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनके इनकम के प्रूफ देने हैं, 3 साल की आईटीआर होगी, उनका कोई बिजनेस है उसके प्रूफ हो गए, जॉब है तो जॉब के प्रूफ हो गए, किसी और तरह से इनकम है, चाहे उनकी कोई रेंटल इनकम है उसके प्रूफ हो गए, एग्रीकल्चर इनकम है उसके प्रूफ हो गए। तो ये सारे प्रूफ्स आपने प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये प्रूफ के साथ साथ अभी वहां पर ये मांगने लगे हैं कि जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है उनके वो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगने लगे हैं, जो कि आपका इंटरनेट जब ई फाइलिंग करते हैं उसका जो पोर्टल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है वो भी मांगने लगे हैं कि वो वेरीफाई करें कि कोई फेक आईटीआर तो नहीं दी है। ठीक है, तो ये आपने प्रोवाइड करने हैं। और इवन इसके साथ साथ आपके जो एकेडमिक्स हैं वो डिजी लॉकर पर भी मांगने लगे हैं। आप अपना डिजी लॉकर मेंटेन करके ओपन करके अपने फ़ोन में आप उसमें डिजी लॉकर में आप अपने जो भी आपके एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के जो डीएमसीज हैं आप उसको उसमें एंटर करके रखिए। ठीक है, आईडी प्रूफ को रखिए जिससे कि ऑथेंटिसिटी वो चेक कर पाए, राइट। और इसके बाद क्या होता है, आपने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिया, एकेडमिक्स, डिजी लॉकर के प्रूफ और जो फाइनेंशियल प्रूफ, इनकम के प्रूफ, ये सभी दे दिए आपने, रिलेशनशिप प्रूफ, ये सब प्रोवाइड कर दिए, यूनिवर्सिटी में सबमिट हो गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी आगे क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर रही है। खास करके आपके जो फंड्स आपने फाइनेंशियल जो शो करे हैं उसकी प्रॉपरली वेरिफिकेशन होगी। आपने जो 6 मंथ की स्टेटमेंट दी है उसकी वेरिफिकेशन होगी,
बैंक में ईमेल करेंगे। एक बार नहीं, वो 2 से 3 बार भी वेरीफाई कर लेते हैं, अलग अलग गैप टाइम देके, ठीक है। और जो आपका बैंक लोन सैंक्शन हुआ है ट्यूशन फीस के लिए, उसको भी वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सैंक्शन लेटर तो हमने लगाया है, लेकिन उसके बाद वो बैंक में ईमेल करते हैं, जो भी कंसर्न पर्सन का हम जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, तो वो वहां से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वो सभी वेरिफिकेशंस होने के बाद जब आपका पेपर वर्क सारा ओके लगा उनको, उसके बाद वो आपको एक डेट देंगे जीएस इंटरव्यू के लिए, जो जीटी इंटरव्यू होता था। तो जीएस इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन करनी है, वो आपका कंसल्टेंट कराता है, हम भी कराते हैं। तो जीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिकली वो 4 से 5 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका पूरा मोटिव आपका क्लियर हो जाता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो। आप अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप जेन्युइनली वहां पढ़ाई करने ही जा रहे हो, या आप वहां जाकर पढ़ाई छोड़ने वाले हो और कहीं निकलने वाले हो, या आप उनके लिए किसी तरह का बोझ तो नहीं बनने वाले। तो ये चीजें उन्होंने आपसे इंटरव्यू करके वेरीफाई की, अंडरस्टैंड करके वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, राइट। आपकी जीएस की रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाती है। देन यू विल रिसीव अ फाइनल ऑफर लेटर और एन ईमेल टू ट्रांसफर योर ट्यूशन फीस फॉर अ सेमेस्टर, ठीक है। आपको यहाँ इस फेज में आकर आप एक बड़ा स्टेप चढ़ गए, समझो। आपके पास एक फाइनल ईमेल आ गया, कंफर्मेशन लेटर आ गया कि आप अब फीस भर दीजिए। आपने ट्यूशन फीस ट्रांसफर किया, ट्यूशन फीस के साथ साथ आपने जो इंश्योरेंस लेना है, OSHC लेना है, वो अगर आपने सेलेक्ट किया है कि यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे करा दे, तो उसका भी फीस ट्रांसफर करना है। और अगर आप अपने एंड से करवा रहे हैं तो आपने अपने एंड से करवाकर उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है कंसल्टेंट को, ताकि वो यूनिवर्सिटी में भेज सके। वो भेजने के बाद आपके पास फाइनल अप्रूवल आ जाती है, एक फाइनल अप्रूवल लेटर आता है, जिसके बेसिस पे आप स्टूडेंट वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो वो आने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपका वीजा की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आपकी वीजा फाइल लगाई जाती है। वीजा फाइल लगने के बाद आपका जब वीजा फाइल का नंबर जनरेट हो जाता है, नंबर जनरेट होने के बाद आपके मेडिकल के लिए नंबर जनरेट होता है, इश्यू होता है, और आपका कंसल्टेंट आपको कहता है कि यस ये इस डेट की अपॉइंटमेंट मैंने बना दी है, वहां जाकर आप अपना मेडिकल कराइए। तो आप वहां जाकर मेडिकल कराते हैं। वो जो ऑथराइज्ड डॉक्टर्स होते हैं या ऑथराइज्ड लैब्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स के साथ टाई अप में है, वो आपके जो सैंपल्स लेते हैं या जो स्टडी करते हैं, जो भी क्राइटेरिया है, वो स्टडी करने के बाद वो 1 से 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर देते हैं पोर्टल के ऊपर, राइट। वो जब उनके पास चली जाती है, देन यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट्स। आपने वेट करना है, आपका प्रोसेस सबमिट हो चुका है सारा कुछ, आपने वेट करना है, और होपफुली आप फाइनल अप्रूवल मिल जाती है आपको स्टूडेंट वीजा की। स्टूडेंट वीजा आपका आ गया, PDF फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आपका कंसल्टेंट आपको बुला के आपको हैंड ओवर करेगा। इसके साथ साथ आपने क्या क्या देना है, अब आपने ये वीजा आने के बाद क्या प्रिपरेशन करनी है कि जो भी आपका इनटेक का जो शुरू होना है उसकी डेट क्या है कमेंसमेंट की, उससे पहले आपने कुछ दिन पहले पहुंचना है, ठीक है, ताकि जो उसका इंडक्शन प्रोग्राम है वो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो वो आपने करना है, उसके बाद आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। आप वहां जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगे हैं वो आपके पास हो, ठीक है। PDF फॉर्म में भी आप अपने लैपटॉप में रखिए, और आप ओरिजिनल भी रखिए। वीज़ा जो आपका लगा उसकी कॉपी रखिए, पासपोर्ट, ID प्रूफ, और इसके साथ साथ जो बैग में जो आपने लगेज में जो पैक करना है, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए
क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या क्या नहीं जाना है। इसको भी किसी वीडियो में हम शेयर करेंगे कि क्या क्या लेके जाना चाहिए और क्या क्या लेके नहीं जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाकर उसको पैक करें, प्रिपेयर्ड रहें। उसके बाद आपने फ्लाइट टिकट करानी है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है। और जो भी आपने जो वीज़ा फाइल करते हैं तो उस टाइम अकोमोडेशन की डिटेल देनी पड़ती है कि कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, या आपका कोई नोट टू है वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पर आपने अरेंज करके आपने रहना शुरू कर देना है और कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर देनी है जब भी आपका कमेंसमेंट हो रही है कोर्स की। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ वे में थोड़ा सा मैंने समझा दिया है कि पूरी प्रोसेस है क्या और आप कैसे सेल्फ असेसमेंट करके टारगेट लेकर आप अपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, आपका वीज़ा फाइलिंग का है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, मेरे पास आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्टेशन लें, अपना प्रोफाइल असेसमेंट कराएं। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ फंड्स आपके पेरेंट्स के पास हैं और बाकी फंड्स नहीं है तो हम एजुकेशन लोन भी करवा कर देंगे। सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो देर मत कीजिए, फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए और आकर मिलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन वो बनाना चाह रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको गाइडेंस मिल सके। इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।